Okay, good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Evening, sir. Good evening. Good evening, all of you. Good evening. Okay. So अभी देखिए प्रीवियसली हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था वो हमारा था क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चल रहा हुआ था। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमने काफी पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। अभी आप लोग बताए, अभी रिसेंटली पेपर हुआ जो, उसमें डाउट्स हैं क्या किसी को? है। ओके, उसमें डाउट्स हैं। ठीक है, चलो एक बार हम बात कर लेते हैं उसमें भी थोड़ा सा, अगर आप लोगों को डाउट्स हैं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ओके चलिए यार, तो देखिए प्रीवियस पेपर में जो भी आपके डाउट्स हैं वो एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। बताएं 1 to 5 में कोई डाउट? ओके नहीं सर, मुझे वो एक ग्राफ का क्वेश्चन था, उसमें डाउट है। ओके ओके चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। टिल क्वेश्चन नंबर 10 एनी डाउट? No, sir. ओके गुड। पेपर मॉडरेट था, कोई दिक्कत नहीं थी। पेपर जैसा पॉसिबल था उतना ही बनाया गया था पेपर। और सर बताएं कितना आना चाहिए था? टिल 15, मतलब इसमें आपको पूरा आना चाहिए, मतलब 70 आउट ऑफ 80 आना चाहिए था। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट बताएं। यही है 15। 15, अच्छा क्या पूछे हुए? मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट कैरिंग वायर। तो मुझे पता है लॉन्ग स्ट्रेट वायर से आर डिस्टेंस पे, लॉन्ग मतलब इनफाइनाइट वाली वायर है, तो फॉर्मूला क्या होता है बी का बताओ, इनफाइनाइट वायर से? Mu naught I by 2 r 2 pi r. नॉट आई बाय 2 आर। 2 पाई आर, याद रखना है। तो इसका मतलब ये सोचो, जब आर की वैल्यू आप इंक्रीज करोगे तो बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? Is कम होगी, पक्का ना? दिख रहा है? हाँ, तो देखो ऐसा कौन से ग्राफ में दिख रहा है? तो एक्सेप्ट 1, 2, 3 और 4 में सब में ये दिख रहा है कि बी की दिख रही वैल्यू है। अगर कम करेंगे तो सॉरी आर की वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो बी की वैल्यू कम होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है बेटा, थोड़ी सी चेक करना होता है, व्हाट विल हैपन एट जीरो एंड इनफाइनाइट। व्हाट विल हैपन एट जीरो एंड इनफाइनाइट, ये किस लिए चेक करते हैं? ग्राफ को बेटर समझने के लिए। अगर मैं आर की वैल्यू 0 रख दूंगा तो बताओ बी की वैल्यू क्या आएगी? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। ठीक है, फिजिक्स में क्या बोलते हैं अगर किसी चीज को 0 से डिवाइड कर रहे हो तो? Infinite. इनफाइनाइट। और अगर मैं आर की वैल्यू बहुत बड़ी ले लूं, इनफाइनाइट से मेरा मीनिंग बहुत बड़ी, तो बी की वैल्यू क्या आएगी नियरली? 0. 0। अब देखो ऐसा कौन सा ग्राफ प्रिडिक्ट कर रहा है, जब आप आर की वैल्यू एकदम कम ले रहे हो तो वैल्यू बहुत ज्यादा जा रही है, और जब आप आर की वैल्यू बहुत बढ़ाओगे तो बी की वैल्यू नियरली 0 हो जा रही है। कौन सा ग्राफ? सी वाला। क्योंकि फर्स्ट में क्या हो रहा है, आर अगर 0 रखोगे तो ये लाइन तो कट कर देगी ना यहाँ पर। ठीक है, जबकि डी वाले में क्या हो रहा है, डी वाले में तो कट कर ही रहा है। जब आर की वैल्यू 0 रख रहा है तब बी ये आएगा, और जब आर की वैल्यू ये स्पेसिफिक रख दोगे तो फिर बी 0 हो जाएगा। लेकिन हमारे थर्ड ग्राफ में हमारे क्या बन रहा है, थर्ड ग्राफ में ऐसा ग्राफ दिया हुआ है। इसका मतलब ये बता रहा है कि यहाँ पर वैल्यू बहुत ज्यादा जाने पर 0 होगा, और यहाँ पर वैल्यू बहुत पर इनफाइनाइट। क्लियर। बट इसका अगर आप और अच्छा डिस्कशन चाहते हो तो मैथमेटिकली अगर आपको मैंने ये लाइन बताई हो रिलेटेड टू ग्राफ, कि अगर y प्रोपोर्शनल टू x, दो क्वांटिटीज हैं जो डायरेक्ट डिपेंड करती हैं, तो उनका ग्राफ कैसा होता है? लीनियर रहेगा ना, स्ट्रेट। स्ट्रेट लाइन। और अगर ऐसा दिखता है y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, तो कैसा रहेगा?
पैराबोला। पैराबोला, वेरी गुड है, क्या रहेगा? पैराबोलिक। हाँ, और अगर कुछ ऐसा दिखे उल्टा रिलेशन जो कि अभी हमारे क्वेश्चन में दिख रहा है, तो इस ग्राफ को बोलते हैं बेटा हाइपरबोला। यस, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर को समझने की जरूरत नहीं है आपको, बस समझना क्या है, हाइपरबोला। ठीक है, तो ये कर्व कैसा होता है? हाइपरबोलिक। और हाइपरबोलिक कर्व का ड्राइंग ही ये है, समझा? क्लियर है? तो आप इसे याद भी रख सकते हो माइंड में कि अगर ऐसा 1/, का रेशियो है तो हाइपरबोलिक। ओके Sir, हम्म sir, y is directly proportional to 1/x square होगा तो कर्व का कोई नेम नहीं होगा, दैट विल बी जस्ट अ डिक्रीजिंग कर्व। आइडिया तो यही अभी भी काम करेगा ना। तो कर्व विल लुक लाइक दिस, बट ऐसा मतलब ऐसा ही दिखेगा, बस उसका नेम हाइपरबोलिक नहीं होगा। ओके, आइडिया यही रहेगा कि अगर x 0 रखोगे तो इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, और अगर इनफाइनाइट रखोगे तब जाके 0 की तरफ। ओके, सिर्फ होता ये कि 1/r ऐसे और ज्यादा फ्लैटर होता है, 1/r² थोड़ा ऊपर बनेगा लाइकवाइज। ओके, ठीक है। ओके, और कोई टिल 20 कोई और डाउट क्या? नो सर। ओके गुड, ठीक है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, काफी सारे स्टूडेंट्स को 70 65 ऐसे मार्क्स आए हुए हैं। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, बट ट्राई करना है, डेफिनेटली ट्राई करना है कि और अच्छा इंप्रूव हो स्कोर। ओके, तो मैंने बताया कि हमारा जो टॉपिक था, हम जिस टॉपिक की बात कर रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया था। तो पहले में हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा था, और दूसरे में हमने क्या सीखा था? force. फोर्सेस देखना। तो अभी ये जो फिजिक्स टेस्ट नेक्स्ट होने वाला है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, उसमें क्वेश्चन किस पे रहेंगे? फोर्स। फोर्सेस पे। सो मैं अभी आपको शीट दे दूंगा एक, और नेक्स्ट संडे मंडे को अपन वो शीट डिस्कस कर लेंगे। ओके, हाँ, मतलब तब फील्ड पे नहीं आएगा। नहीं नहीं, फील्ड पे रहेगा बेटा, बट ऐसा नहीं, 20% क्वेश्चन, फुल चैप्टर रहेगा बेसिकली, बट मेजर टारगेट किसी पे रहेगा? फोर्स। फोर्स पे, ठीक है ना? देयर विल बी क्वेश्चन 20-25% क्वेश्चन फील्ड से भी रहेंगे, मेजर सेक्शन फोर्स से। ओके, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले EMI, जो कि बिल्कुल किसके जैसा ही होता है। बहुत सारी बुक्स में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के साथ में ही दिया होता है, ऐसा कुछ अलग से डिफरेंस नहीं सिखाते हैं, बट मैं बिल्कुल इससे सेपरेटली ही आपको समझाऊंगा कि अभी तक जो हम देख रहे थे वो करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट थे। क्या थे? करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स। अभी हम देखेंगे एक्चुअली टर्म EMI। तो EMI मतलब क्या होता है? नेम ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो वो चैप्टर समझने से पहले हमें एक टर्म समझना पड़ता है, क्या? फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स। तो वैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक बार एक्सप्लेन किया था, फिर से कर लेते हैं। फ्लक्स का सिंपल मीनिंग क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स का मीनिंग क्या है? रीड करके बताएं, क्या है मीनिंग? It represents number of field lines passing through any area. इन एरिया। और एक टर्म है पेनेट्रेटिंग, मतलब अगर ये मैंने मैग्नेट रखा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, स्काई ब्लू कलर से दिखाई हुई है मैंने। तो पॉइंट ये है कि अगर मैंने सरफेस ऐसे रख दिया तो क्या पेनेट्रेट कर पाएंगी क्या ये लाइंस उसे? नहीं. नहीं। टर्म याद रखना है कि पेनेट्रेटिंग होनी चाहिए लाइंस। कितनी लाइंस पास होंगी? तो पहले मैंने स्टेप वाइज समझाया, पहले मैंने एरिया ले लिया, ठीक है, बट डिफरेंट लोकेशन पर। तो इस लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है और यहाँ पर वीक, तो मैग्नेटिक फील्ड एट P इज मोर एट कंपेयर टू B। और मैंने नोटिस किया कि देखो यहाँ पर बहुत सारी फील्ड लाइंस जा रही हैं, जबकि यहाँ पे कम पास हो रही हैं। तो इससे पता चलता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है तो फ्लक्स भी वहां पर ज्यादा पास होगा। तो यहां से हमने कंक्लूड किया था कि फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? Magnetic fields. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे। फिर मैंने बात की कि नियरली मैंने सेम पॉइंट पे उनको रखा, बट एक बड़ा एरिया रखा और एक छोटा एरिया रखा।
तो बड़े एरिया मतलब ज्यादा लाइंस जाएंगी ना, तो क्या कंक्लूड हुआ वहां से? एरिया पे डिपेंड। नेक्स्ट, एक को मैंने टिल्टेड रखा, एक को वर्टिकल रखा और एक को बिल्कुल फ्लैट रख दिया। तो क्या ऑब्जर्व किया कि जो परपेंडिकुलर रखा है उस पे तो पूरी पेनेट्रेट करेंगी, लेकिन जो ऐसा फ्लैट रखा हुआ है उसको तो बस टच करके निकलेंगी ना, पेनेट्रेट नहीं करेंगी ना। हाँ, तो इससे एक एरिया नई चीज वेक्टर। पता चली कि एरिया वेक्टर पे भी डिपेंड करता है, जैसे मैंने बोला था एंगल, कि एंगल पे डिपेंड करता है, या फिर आप बोल दीजिए एरिया वेक्टर पर। एरिया वेक्टर क्या चीज है? हमने बताया कि अगर एक ऐसा फ्लैट एरिया ले लिया तो उसकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसे क्या बोलते हैं? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर। तो हमेशा किसी भी सरफेस के कितने एरिया वेक्टर होंगे? 2 तो हम कौन सा चूज करेंगे? ऐसा चूज ऑल करेंगे जो फील्ड पॉजिटिव के फ्लक्स साथ। देगा। एग्जैक्टली, जो थीटा फील्ड के साथ होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगा, वो वाला लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ से फ्लक्स का फॉर्मूला बनाया था। क्या नेम बनाया था फ्लक्स का फॉर्मूला? VA cos थीटा। B तो खुद मैग्नेटिक फील्ड है, A एरिया। एरिया है, और थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ओके, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। फिर हमने बताया फ्लक्स का एक यूनिट होता है क्या? वेबर। तो यहाँ से क्लियर हुआ था कि फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड को फ्लक्स डेंसिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि फ्लक्स डेंसिटी φ/a ही होता है मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए उसे फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या हो जाएगा? वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, क्या रहेगा? वेबर। मीटर स्क्वायर। तो इसका सीजीएस यूनिट होता है, क्या होता है? गॉस। हमें रिलेशन याद रखना है, गॉस जो है वो छोटा यूनिट है, 1 गॉस इज 10⁻⁻⁴ टेस्ला। फिर मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ था आप लोगों को। मैंने कहा था एक प्लेट है, एक स्क्वायर प्लेट है, और ऐसे 60 डिग्री इंक्लाइन रखी है बी से, तो क्या थीटा 60 ले लेना है क्या? नहीं। नहीं। एरिया वेक्टर बनाएंगे तो अगर इंक्लाइन 60 पर है तो एरिया वेक्टर के साथ एंगल 20। 30। तो 30 इज द फाइनल वैल्यू। आंसर क्या आएगा? BA cos 30, नॉट cos 60, cos। तो मुझे लगता है कि ये भी फ्लक्स वाली बात समझ में आ गई थी। फिर मैंने 2 स्पेशल पॉइंट लिखे थे। क्या होगा कि अगर ऐसे लूप रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है तो एरिया तो 2 तरीके से चूज कर सकते हैं ना, इनटू भी या फिर आउट। तो बट कौन सा चूज करेंगे? इनटू, क्योंकि उसका मतलब cos 0 मतलब +1। आउट अगर चूज किया तो आएगा -1। तो जनरली हम माइनस वाला पिक नहीं करते, तो आंसर क्या आएगा? B×L²। ओके। यस। ओके, फिर मैंने बताया कि फ्लक्स में इन और आउट भी वर्ड यूज किया जाता है। तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होता है फ्लक्स। नॉर्थ से मतलब बाहर जा रहा है फ्लक्स, तो उसे क्या बोलते हैं? आउट। और वापस जहां से आ रहा है उसे क्या बोलते हैं? इन। तो इन आउट में उतना कुछ खास प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो मुझे लगता है फ्लक्स सबको क्लियर था ना, लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ था फ्लक्स। हाँ। अब आते हैं फैराडेज लॉ में। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हिंट दिया था कि फैराडे का एक्सपेरिमेंट क्या था। बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। एक कॉइल के अंदर मैग्नेट को ड्रॉप किया था, तो ये जो बल्ब कनेक्टेड था उस कॉइल से वो लाइट अप हो गया था। ये उसके इसका रिजल्ट था। ठीक है ना? Yes, Yes. sir. ओके, अब आता है ये एक्सप्लेनेशन कि क्यों ऐसा हुआ। तो देखने को ये मिला कि जब मैग्नेट पास आ रहा था तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इससे क्या हो रही थी? ज्यादा। इंक्रीज हो रही थी। तो इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा था, वहां पर जीरो नहीं था, फ्लक्स चेंज हो रहा था। लेकिन एक बार जब पूरी अंदर आ गई तो क्या फिर चेंज होंगी क्या? नहीं। तो जब तक वो इनसाइड था तब तक फिर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा था, जीरो था।
यही चीज लाइट के साथ हुआ, तो फिर उसने प्रॉपर रिजल्ट कंक्लूड किया। क्या कंक्लूड किया, रीड करेंगे। और ऐसे ही स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ता है, बिकॉज फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई है ये। चले आदित्य रीड करें। Yes, sir. Hmm. When magnetic flux passing through any surface changes, it develops a potential EMF, and ओके जस्ट अ मिनट, it the surface. एक नई बात पता चली कि ये जो पोटेंशियल अभी तक हम बात किया करते थे ना, अगर वो कहीं किसी रीजन की वजह से जनरेट हुआ है, लाइक एनर्जी, एक पोटेंशियल जनरेट हुआ है, तो उसका नाम क्या होता है, EMF. ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब कि वो बैटरी है, ठीक है ना, पोटेंशियल है, वो कोई फोर्स नहीं है। हाँ। ओके आगे फिर से। And it इफ has, sir, वो. इफ And if the circuit is closed, this potential will generate a current. This क्लियर है ना? EMF, this EMF is called induced EMF, and current is called induced current. ओके The process is called electromagnetic induction, EMI. ओके, तो यहाँ पर हमने ईएमआई की पूरी डेफिनेशन लिखी, फिर से समझेंगे ईएमएफ को कैसे डिफाइन किया फैराडे ने। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उससे क्या जनरेट होता है, चेंज होने की वजह से वहां पर क्या जनरेट हो जाता है, वोल्टेज, पोटेंशियल। पोटेंशियल का नेम क्या है लेकिन, EMF. ईएमएफ। और अगर सर्किट क्लोज है, मतलब आगे बल्ब वगैरह लगा हुआ है, तो क्या जनरेट होगा वहां पर, Current. करंट। और ये जो ईएमएफ जनरेट हुआ है, इसे क्या बोलते हैं, Induced EMF. इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इस करंट को बोलते हैं Induced current. इंड्यूस्ड करंट। सो इसलिए वो क्या बन जाता है हमारा, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, वो करंट भी करा सकता है और वोल्टेज भी जनरेट कर सकता है। तो अब ये तो थी डेफिनेशन, ये क्या थी कि ईएमएफ है क्या। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है बेटा, whenever there is a change in flux, there will be some EF and there will be some induced current. Current. This process is known as electromagnetic Induction. induction. अब इसकी जो वैल्यू है वो फैराडे ने बताई, तो ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, फैराडेज लॉ। देखें फैराडेज लॉ क्या है, रीड करें, ये है फैराडेज लॉ। Differentiation से related है ये. आराम से पहले रीड करेंगे, क्या लिखा है, The induced EMF is proportional to the rate of change of magnetic flux. इसका मतलब कोई भी चीज रेट ऑफ चेंज, रेट मतलब किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, Time. टाइम के रेस्पेक्ट में। याद है ना, एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, तो स्पीड चेंज अपॉन टाइम। तो क्या कहा इसमें फैराडे ने, कंक्लूजन क्या निकाला, ये जो वोल्टेज है, या फिर उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ईएमएफ से स्टाइलिश वाला ई। ओके, वोल्टेज तो आप जानते हैं वी, उसको ईएमएफ जब लिखना है तब कैसे लिखते हैं, ई जैसा, ताकि क्लियर रहे कि वोल्टेज अलग है और ये ईएमएफ, इनका जनरेशन अलग है, जनरेटिंग मेथड अलग है, बाकी है दोनों वही चीज। तो ये कि कितना होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मतलब फ्लक्स चेंज अपॉन टाइम। और फ्लक्स चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन टाइम। लेकिन मैंने एक चीज समझाई थी, अगर कोई चीज फंक्शन दिया है और हमें डिवाइड फाइंड करना है, मतलब क्या करेंगे उसका, डिफरेंशिएशन। मतलब अगर मैं बात करूं, स्पीड इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर स्पीड फंक्शन में चाहिए तो फिर क्या करेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम। अगर स्पीड फंक्शन में दी है तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट। डिफरेंशिएशन। तो अभी क्लियर है दोनों चीजें, डायरेक्ट फॉर्मूला और डिफरेंशिएशन। हाँ, अच्छा, अगर ये बात है तो फिर वहां पर एक और साइंटिस्ट आए फैराडे के तुरंत, दोनों सेम ईयर में थे, आई गेस 1829 के राउंड की बातें हैं ये। देखें, लेंज भी उसी टाइम पे थे, फैराडे भी उसी टाइम पे थे, दोनों सेम टाइम पे पेपर पब्लिश किया, बट दोनों अलग अलग सिचुएशन में है। फैराडे ने बताया
ये फॉर्मूला। लेकिन उन्होंने एक चीज जो ध्यान नहीं दी, क्या? डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन के बारे में इन्होंने कुछ कंक्लूजन नहीं दिया कि ये बेटा लाइट अप तो हो रही है, बट करंट ऐसे फ्लो हो रही है सर्किट में या फिर ऐसे फ्लो हो रही है, ये बताया क्या? नहीं। इसका कोई रीजन नहीं बताया। इन्होंने बताया बाद में ये एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, यहाँ पर एक क्या लगा लेते हैं, अमीटर, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर मतलब अमीटर जैसा ही रीडिंग देगा। तो इन्होंने क्या देखा कि एक बार करंट पॉजिटिव साइड रिफ्लेक्ट होती है और एक बार नेगेटिव साइड, बट ऐसा कुछ रीजन नहीं बताया कि क्यों हो रहा है। तो इसलिए रीजन बताने वाले साइंटिस्ट क्या थे? लेंज लॉ। लेंज नाम था साइंटिस्ट का। तो उन्होंने बहुत ही सिंपल सा लॉ बताया। किस पे बेस्ड है लेंज लॉ? एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन में उन्होंने बताया कि यार ये तो मैजिकल बातें हो गई ना, आपने कहीं से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर दी सडनली। क्या चेंज करके? फ्लक्स चेंज करके आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर दी। तो उसने बताया ऐसा नहीं होगा, समझने का ट्राई करें। वो जो इंड्यूस्ड करंट है ना, वो इस तरीके से जनरेट होगी दैट इट विल अपोज द कॉज क्रिएटिंग इट। और वो ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि वो एनर्जी बैलेंस कर रही है। तो सपोज कॉज क्या है? फ्लक्स चेंज करना है। फ्लक्स चेंज करने के लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट है। सपोज आपने कोई इंस्ट्रूमेंट लगाया, फ्लक्स चेंज करने का क्या लगाया आपने? इंस्ट्रूमेंट। तो आप एनर्जी जो जनरेट कर रहे हो वो ऐसे नहीं जनरेट कर रहे हो, ये जो इंस्ट्रूमेंट को रन करने के लिए एनर्जी लगेगी वो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें? इलेक्ट्रिकल में। ओके। यस। हाँ, तो लेंज ने क्या समझाया कि इंड्यूस्ड करंट ऐसी होगी दैट इट विल अपोज द कॉज क्रिएटिंग इट। इसलिए जो फैराडे का फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले में बाहर क्या आ जाता है? एक माइनस। वो ये बताता है कि ईएमएफ जो है वो इससे अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ओके। यस। तो फैराडे का भी हमें फॉर्मूला पता है और लेंज का पता है कि उसने सिर्फ क्या बताया? माइनस के बारे में बताया। ठीक है ना? तो चले अब थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि कैसे हम ईएमएफ जनरेट कर सकते हैं। बट सबसे पहले रीजन बताएं कैसे ईएमएफ जनरेट होता है। फ्लक्स की वजह से। फ्लक्स की वजह से। तो इसका एक स्टैंडर्ड मेथड है कि फ्लक्स कैसे चेंज कर सकते हैं। तीन चीजें फ्लक्स चेंज कर सकते हैं, बी, एरिया, ए और कॉस थीटा। cos थीटा। तो अब देखो बी को बदलना बेटा टफ होता है। क्या मैग्नेट बार बार मूव कराते रहोगे क्या? नहीं, नहीं। तो फिर बात आती है कि एरिया, बार बार क्या श्रिंक एक्सपेंड कराते रहोगे क्या एरिया को? नहीं। लेकिन एक चीज आप चेंज कर सकते हो, क्या? एंगल। कैसे? रोटेशन करके। रोटेट करके चेंज कर सकते हो। ठीक है। तो फ्लक्स में रोटेशन बहुत ही इजीली पॉसिबल होता है। और क्या चेंज होना पॉसिबल इजी होता है? थीटा का। बी और ए का चेंज होना पॉसिबल नहीं रहता ज्यादा। ओके। हाँ। हाँ, लेकिन हम देखेंगे कि अगर बी और मतलब ए वगैरह है तो उनमें क्या चेंजेस आएंगे कि किस तरीके से इंड्यूस करंट जनरेट होगी। ठीक। तो पहले आप इस फिगर को समझने का ट्राई करें। ये क्या बना हुआ है? कोई एक्सप्लेन करेगा इस फिगर में क्या हो रहा है? सर स्क्वायर लूप है, वो मैग्नेटिक फील्ड को एग्जिट कर रहा है। एग्जिट कर रहा है। सबको समझा? ये जो क्रॉस बने हैं ये क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी ये जो क्रॉस बने हैं वो क्या है? इनसाइड द प्लेन मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन। और ये स्पीड किस तरफ है इसके पास? आउट। बाहर आगे की तरफ, आउटर नहीं, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो अब बताओ क्या होगा? क्या इसमें ईएमएफ जनरेट होगा या नहीं होगा? ये कैसे पता चलेगा? तो सोचो जैसे ये लीव करने का ट्राई करेगा,
अब बताओ इससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो गई या ज्यादा? कम हो गई। पक्का ना? दिख रहा है सबको? When the loop exits the field, क्या हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड कम कम, मैग्नेटिक फील्ड कम मतलब फ्लक्स भी कम कम। अब लेंज ने क्या बताया? दैट इंड्यूस्ड करंट मस्ट अपोज द कॉज। कॉज क्या है फ्लक्स चेंज होने का? फ्लक्स चेंज होने का कॉज क्या है? चेंज इन माइंड। हाँ मतलब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज। तो इसका मतलब क्या करेगी? इंड्यूस्ड करंट ऐसी मैग्नेटिक फील्ड करेगी कि उसका अपोज कर पाए। तो मैग्नेटिक फील्ड अभी क्या हो रही है? कम हो रही है ना? तो बढ़ाने का इंड्यूस्ड करंट विल इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड। समझा कि नहीं? हाँ मैग्नेटिक फील्ड अभी कम हो रही है तो इंड्यूस्ड फील्ड उसको बढ़ाने का ट्राई करेगा। और बेटा बढ़ाने के लिए आपको अपनी मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन लानी पड़ेगी, अपोजिट। सेम। आपको ये क्लियर है ना ये आइडियाज? तो सेम डायरेक्शन में लानी पड़ेगी। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसी है इस सर्किट के अंदर? इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन। तो बेटा अगर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है तो फिर करंट कैसी इंड्यूस होगी यहाँ पर? राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, क्लॉकवाइज हो। क्लॉकवाइज। समझा ना? इंटरलिंक है। बताया था ना कि अगर मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज है तो करंट इंटू इनटू द प्लेन, और अगर करंट इनटू द प्लेन है तो मैग्नेटिक फील्ड देख सकते हैं। समझा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देने से पहले आप एक बार सारे स्टेप्स अच्छे से माइंड में करो। हाउ टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड फील्ड। इस क्वेश्चन का टारगेट क्या था? क्या फाइंड करना था? हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड फील्ड। सारे स्टेप्स देखे, मैं अंडरलाइन करता हूँ क्या क्या ध्यान देना है। ये, फिर ये, इतना पूरा रीड करें, बताएं अगर कुछ भी डाउट रह रहा है तो। सर लेमैन्स टर्म्स में ऐसा कह सकते हैं क्या कि सिस्टम इनर्शियल है, यानी वो अपनी ओरिजिनल सिस्टम में रहना चाहते हैं? हाँ ये भी बोल सकते हैं, बट ये पॉइंट नहीं है, इनर्शियल पॉइंट नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर कोई और चीज है जो उसे वेलोसिटी दे रही है, मतलब वो एनर्जी खर्च कर रही है। ठीक है? तो तो हाँ उसको ओवरकम करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आता है। हाँ सर। ये पक्का? अब देखो, सोचो एक मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है, तब बताओ किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगी करंट? सब लोग थॉट दे। अब लूप इज एंटरिंग इनसाइड अ मैग्नेटिक, एंटी क्लॉकवाइज हो, सॉरी आउट ऑफ द प्लेन हो गया और करंट स्टेप और स्टेप करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा। स्टेप पहले बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? इंक्रीज। इंक्रीज हो, अंदर जाएगा तो इंक्रीज होगी। अगर इंक्रीज होगा तो इंड्यूस करंट उससे क्या ट्राई करेगी? डिक्रीज करना। तो बिकॉज ये लेंज लॉ है, डिक्रीज करेगी। डिक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, तो हमें कैसी चाहिए होगी? समझा? क्लियर है? सर लेकिन वो रीजन तो नहीं दे पाए ना कि क्यों ऐसे वो बल्ब लाइट हो रहा है। नहीं, बल्ब ऐसे लाइट अप हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है उसमें? हाँ नहीं, वही पॉइंट हो रहा है कि जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो पॉइंट एग्जैक्टली हो रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें? इलेक्ट्रिकल में। लेंज ने बताया कि कोई ना कोई एनर्जी कन्वर्ट हो रही है दूसरे एनर्जी में। ओके, हाँ
तो वो जो ड्रॉप होने पे जो ग्रेविटी मैकेनिकल एनर्जी लगा रही है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, वो कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि बी बढ़ रहा है, तो हमें इंड्यूस वाला क्या करेगा, बी को डिक्रीज करने का ट्राई करेगा। और सोचो डिक्रीज करना है तो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड इनटू है, आपको डिक्रीज करना है तो कैसे लाओगे, Out of. आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ के लिए करंट इसमें कैसी जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। सबको समझा ना, करंट कैसी जानी चाहिए इसमें, एंटी क्लॉकवाइज, जिससे क्या आएगा आंसर, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का आउट ऑफ द प्लेन। समझा ना? Yes, sir. ओके, Yes. तो वो दो माइनर से स्टेप्स हैं, इन्वॉल्व है, थ्योरेटिकल है ये पूरा। अब सोचो नेक्स्ट, तो एग्जैक्टली हम क्या मेथड यूज करेंगे, ये सजेस्ट किया कि इन्होंने, फैराडे ने, कि अगर आपको फ्लक्स चेंज करना है तो सबसे बेस्ट मेथड क्या रहेगा। तो उन्होंने स्टेप वाइज समझाया। देखो एक सिंपल सी बात कर सकते हो, क्या रखे, एक कॉइल रख लो और क्या ले लो, एक मैग्नेट। मैग्नेट को मूव कराओ किसकी तरफ, कॉइल की तरफ, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है या नहीं। हाँ हाँ. अच्छा, सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, उसका मतलब फ्लक्स चेंज। Flux is changing. अब उन्होंने इससे जो है एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके देखा कि अगर हम बहुत फास्ट लेके आ रहे हैं मैग्नेट को, तो जितना फास्ट मैग्नेट मूव होगा उतना ही ज्यादा Rate of change of flux. होगा। ओके, दैट्स व्हाई इंड्यूस्ड करंट भी क्या होगी, High. ओके। सो बेस्ट टू है ना, इंड्यूस्ड करंट हाई कब होगी, जो मैग्नेट वगैरह को फास्ट मूव करा रहे होंगे। सोचो मैग्नेट को स्ट्रांग रखोगे तभी भी तो बी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा ना, हाँ। तो भी सिंपल सी पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी बताई उन्होंने कि मैग्नेट को मत मूव कराओ, किसे मूव कराओ, Coil. कॉइल को। कॉइल। तब भी तो बात वही होगी ना, पहले कॉइल यहाँ पर थी, अभी पास आ गई, तो फ्लक्स ज्यादा पास होगा। ठीक है, थर्ड सिनेरियो को एक मस्त तरीके से समझाया, जो कि एकदम रिवॉल्यूशनरी आइडिया है। क्या समझाया कि आप ना तो बी को चेंज कराओ ना तो ए को चेंज कराओ, इन दोनों के बीच के किसको चेंज करो, एंगल। एंगल को। तो हमने क्या किया, एक ऐसे एरिया रख दिया along द मैग्नेटिक फील्ड, अब उस एरिया को रोटेट किया, तो रोटेट करेंगे तो अभी तो एंगल मान लो 0 है सरफेस का, तो इसका परपेंडिकुलर किधर होगा, ऐसे आउट ऑफ द प्लेन। तो कितना एंगल बना रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ अभी, 90 degrees. 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो सरफेस फ्लैट रखा होगा तब एक्चुअल थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। और जब वो सरफेस फ्लैट होते होते ऐसा परपेंडिकुलर हो जाएगा, तब उसका एरिया वेक्टर क्या होगा, अलोंग होगा, मतलब थीटा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 1, और cos 90 की वैल्यू 0 0. इसका मतलब पहले कोई भी फ्लक्स नहीं जा रहा था और परपेंडिकुलर रखने में फ्लक्स मैक्सिमम जा रहा है। इसका मतलब रिमेनिंग एंगल के लिए फ्लक्स क्या हो रहा है यहाँ पर, Change. तो बेस्ट मेथड ऑफ चेंजिंग फ्लक्स इज रोटेटिंग एन ऑब्जेक्ट, मतलब चेंजिंग द एंगल। क्लियर? Yes, sir. यस। तो जो मैकेनिकल एनर्जी यूज होगी ना रोटेट करने के लिए कॉइल को, वो ही किस में जनरेट हो रही है, Electrical energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो ये सबसे सबसे प्राइम आइडिया है टू जनरेट एनी सॉर्ट ऑफ करंट। कोई सा भी पावर प्लांट हो, सबका बेस थंब रूल यही है, क्या कि आप रोटेट कराओ कॉइल को और उसमें इंड्यूस होके करंट जनरेट हो जाएगी। ओके, सर ये किसने बताया था? ये फैराडे ने, कि अगर हमें जनरेट करना है तो ये बेस्ट होगा, बट उन्होंने कोई डिवाइस नहीं बनाई थी तब तक, उसके बाद आए थे फिर जनरेटर। ओके, तो जनरेटर में यही होता है, क्या कर लेते हैं, घूमता मैग्नेट। कॉइल ले लेते हैं, मैग्नेट नहीं घूमता, कॉइल को
रोटेट कराते हैं तो मैग्नेट फिक्स होते हैं वहां पर, ऐसे 2 मैग्नेट रखे जाते हैं, ओके, और रोटेट करते हैं किसे, कॉइल को, तो उनके बीच का थीटा चेंज होता है और फ्लक्स चेंज होता है, मैकेनिकल एनर्जी यूज होती है, ओके। Okay. जस्ट अ सेकंड, मेरा वॉइस इको करता है, आई डोंट नो किसी के वॉइस की वजह से रिपीट हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब फैराडे लॉ ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने बताया था कि ऐसे क्लोज ले लोगे तभी काम बनेगा, करंट फ्लो होगी। अगर क्लोज नहीं लिया तो क्या करंट फ्लो होगी क्या? नहीं, लेकिन वो ईएमएफ रखेगा अपने पास। मतलब क्या ले लो आप, एक ऐसे रॉड ले लो, क्या ले लो, रॉड, और इससे पास होने वाला फ्लक्स को चेंज कराओ, तो ऑल तो करंट नहीं देखने को मिलेगी आपको, लेकिन जैसे ही इसे किसी सर्किट से कनेक्ट करोगे तुरंत यहाँ पर करंट आ जाएगी। मतलब ये एक चलती फिरती क्या बन जाएगी, बैटरी। क्यों? क्योंकि अभी तो बताया कि क्या आ जाएगा इसमें, ईएमएफ, मतलब पोटेंशियल आ जाएगा। और अगर करंट चाहिए तो करंट कैसे आ जाएगी, V/R। समझा? यस। ओके, तो एक नई चीज क्या हमने पता चली कि फैराडे लॉ ऐसा जरूरी नहीं है कि करंट ही होना चाहिए, वो किनके लिए भी काम करता है, सिंगल कंडक्टर। कंडक्टर के लिए। तो सोचो, जब एक हॉलो एरिया पास होने वाला था कहाँ से, मैग्नेटिक फील्ड से, तो ऐसा नहीं है कि वो हॉलो है तो उससे फ्लक्स नहीं पास होगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। अगर ज्योमेट्री है तो फ्लक्स तो पास होगा ही, करंट कैसे रन करेगी इस तरीके से, ओके ना? Yes, sir. एरिया क्या होगा, L²। लेकिन सोचो अगर मैंने ऐसा सी चैनल यूज किया है तो क्या करंट फ्लो हो पाएगी क्या? नहीं, पाथ नहीं कंप्लीट। लेकिन एरिया कौन सा यूज करेंगे, इसको ऐसे क्लोज करके जो भी एरिया बनेगा वो, ठीक है। हाँ। लेकिन अगर आपने एक सिंगल रॉड ले ली तब एरिया लिख पाओगे क्या? नहीं। नहीं, तो तब हमें कुछ दूसरा थॉट देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये दोनों यहाँ पर अगर हम ध्यान दें कि क्या थॉट देना पड़ेगा, तो एरिया वो लेते हैं जो वो कंडक्टर कवर करेगा, टी टाइम में कुछ डिस्टेंस कवर करेगा ना ये कंडक्टर, तो वो जो हाँ। डिस्टेंस कवर करके एक हाइपोथेटिकल एरिया कवर करेगा ना, उसको ही एक्चुअल एरिया कंसिडर किया है, ठीक है। तो इसका मतलब एरिया कितना कवर किया, डिस्टेंस इनटू हाइट। सो डिस्टेंस कितनी है, L इंटू, एक्स। यस, ये लेंथ L है और ये x है, और x को कैसे लिख सकते हैं, स्पीड इनटू हाइट। और अभी जस्ट मैंने बताया था कि ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स अपॉन Time. टाइम टेकन। फ्लक्स क्या होगा, B इंटू ए, एरिया क्या है यहाँ पर, LV T, तो यहाँ पे T का डिवाइड कर दिया, T कैंसिल आउट हो गया, क्या फॉर्मूला आ गया ईएमएफ का, BLV. BLV, ठीक है। क्या करंट आएगी क्या यहाँ पर कोई, नहीं। करंट के लिए क्या आइडिया था, क्या होना चाहिए करंट के लिए, सर्किट क्लोज। क्लोज होना चाहिए, तो यहाँ पर करंट आएगी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ऐसा ओपन है ऐसा तो करंट नहीं आएगी, अगर ऐसा ओपन है तो करंट नहीं आएगी, ओके। लेकिन ईएमएफ तीनों केसेस में आएगा, डन, Yes, sir. यस। ओके। तो ये आप समझ सकते हो कि फैराडे लॉ का एक्सटेंशन समझो कि फैराडे लॉ एक सिंगल कंडक्टर के लिए भी काम करता है, और उसके लिए ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, BLV. BLV। तो चले इस चैप्टर के फॉर्मूले देख लेते हैं। ईएमआई में हमने अभी तक 2 फॉर्मूले देखे हैं। नंबर 1, कितना वोल्टेज जनरेट होगा, क्या तरीका है, कैसे निकालते हैं, डेल्टा फाई बाई टी, मतलब फाई फाइनल माइनस फाई
इनिशियल बाई टी। और फाई कैसे निकालते हैं? ये cos थीटा। क्लियर? नेक्स्ट फॉर्मूला क्या देखा कि अगर एक कंडक्टर है और करंट चाहिए तो ये ईएमएफ तो वोल्टेज जैसे काम करेगा ना, मतलब ई बाई आर। ठीक है। फिर मैंने कहा कि अगर एक एल लेंथ का कंडक्टर मूव हो रहा है तो वो कैसे बैटरी बन जाएगा। अगर एक एल लेंथ का कंडक्टर कम मूव हो रहा है तो कितना ईएमएफ आ जाएगा? जस्ट अभी बताया कितना ईएमएफ आ जाएगा। BL। ओके, BLV। समझ आया कि नहीं? अब तक क्या क्या आइडियाज देख लिए हैं? यस सर। ओके, तो अभी यही जो हमने फैराडेज लॉ और लेंज लॉ का जो आइडिया पढ़ा हुआ है, इसी को हम कैसे सॉल्व करेंगे अभी? कैसे यानी? हाँ, आई मीन ठीक है। पॉइंट है कि डिफरेंट स्पेशल कुछ पॉइंट्स हैं, स्पेशल केसेस को देखेंगे कि इन फॉर्मूले को कैसे यूज करना है, इनके क्या कंस्ट्रेंट्स हैं। ओके, यस नंबर सर। 1 फर्स्ट, सोचो आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही उसे लेके जा रहे हो, किसे? रॉड को। कंडक्टर को, रॉड को। तो क्या अलग से पेनिट्रेट कर रहा होगा क्या ये? नहीं ना। फील करो, ये एक्सिस है और ये आपका कंडक्टर है और आपकी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? क्या ये मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा क्या अगर आप ऐसे लेके जाओगे? नहीं। नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन सोचो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही है, इधर की तरफ आ रही है, तब तो ये कट कर रहा होगा ना इन सबको। समझा? हाँ। तो क्या पता चली कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है बी तो क्या आता है ईएमएफ? 0। 0। तो मुझे पता है कि इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा 0 हो गया तो ये आंसर 0 आया है। इसका मतलब जो बी का फॉर्मूला था, सॉरी, जो ईएमएफ का फॉर्मूला था BLV, उसमें एक और चीज ध्यान देने वाली थी, क्या? साइन थीटा। ये साइन थीटा क्यों? क्योंकि ये बताता है कि ईएमएफ क्या है, वेक्टर से भरा पड़ा हुआ है। हमें डायरेक्शन देखनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। या ओके, यस। तो इफ कंडीशन क्या है, इफ बी इज पैरेलल टू द वेलोसिटी, तब आंसर क्या आएगा ईएमएफ का? 0। 0। सिर्फ कब आएगा? जब बी इज परपेंडिकुलर टू वी, तो वी इस प्लेन में है जबकि बी इनटू द प्लेन है, तब आंसर क्या आएगा? डेफिनेटली BLV या VBL, कैसे भी लिख सकते हो, लिखने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन। अच्छा, अब मैं बार बार बोल रहा हूँ ये ईएमएफ बनेगा। ईएमएफ मतलब क्या बनेगा? एक बैटरी जैसा। तो बैटरी तो दो तरीके से बन सकता है ना, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ऐसा भी बन सकता है और या फिर ऐसा भी तो बन सकता है। दोनों में प्रॉब्लम आ जाएगी ना। अगर इसको कनेक्ट करोगे कहीं तो ये करंट ऐसा फ्लो करा देगा, नेक्स्ट को करोगे तो गड़बड़ कर देगा ना। समझा? मतलब ये रॉड एक क्या बन गई है? ईएमएफ मतलब बैटरी। बैटरी बन गई है। तो बैटरी का प्लस माइनस देखना पड़ेगा ना कि किस तरफ है। तो अब हमें रूल बनाना पड़ेगा कि बैटरी का प्लस किस तरफ होता है। तो प्लस किस तरफ होता है? राइट हैंड पाम रूल से देख सकते हैं क्या? राइट हैंड पाम। क्या होता है राइट हैंड पाम रूल? अगर आप थंब को किसकी डायरेक्शन में रखेंगे? बी की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या रखेंगे? फिंगर। फिंगर्स। तो परपेंडिकुलर टू पाम क्या आंसर देगा आपको?
the direction of flow of current. पॉजिटिव प्लेट। ओके, तो चलो इस फिगर में कर लेते हैं। इस फिगर को राइट हैंड तरफ अपने फील करो, अपने राइट हैंड साइड फील करो कि एक ये रॉड है जिसको आगे की तरफ लेके जा रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन। ठीक है, तो क्या होगा? तो राइट हैंड पाम रूल, थंब इस तरफ और पाम की फिंगर्स इनटू द प्लेन, तो परपेंडिकुलर टू द पाम किधर होगा? अपवर्ड होगा ना। तो इसका मतलब ये कैसी बैटरी बनेगा? ऊपर प्लस और नीचे माइनस। समझा? हाँ, क्लियर है ना ये राइट हैंड पाम रूल? Yes, yes, sir. और एक चीज याद रखना है कि बैटरी तो बन जाएगा लेकिन करंट फ्लो होगी क्या? नहीं। जब सर्किट क्लोज होगा तभी क्या होगी? करंट फ्लो। ओके, तो अभी जस्ट मैंने बताया कि ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव आएगा, तो जैसे ही सर्किट से कुछ जोड़ोगे, ऐड करोगे, तो वो करंट तुरंत फ्लो कर जाएगा। ओके, बताए ओके है ये पॉइंट? Yes, sir. तो बड़ा सिंपल सा नंबर 1 कि अगर V और B के बीच का एंगल क्या है? 0. 0, तो EMF क्या आ जाएगा? 0। अगर कुछ और परपेंडिकुलर या कुछ और एंगल है तो पूरा फॉर्मूला यूज करेंगे। डन? yes, तो राइट हैंड पाम रूल समझ आया कि नहीं? ये तो हाँ। इजी रहता है, थंब, फिंगर्स और ये। बट एक चीज है जो आपके सिलेबस में होता है, क्या है वो? Fleming's right hand. राइट हैंड रूल। तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है बेटा। फ्लेमिंग्स के 2 रूल हैं, क्या? एक लेफ्ट हैंड रूल है और एक Right hand rule. राइट हैंड रूल। चलो लेफ्ट हैंड रूल याद दिलाओ, क्या था लेफ्ट हैंड रूल? क्या फाइंड करते हैं उसमें? Force. फोर्स। क्या फाइंड करते हैं? फोर्स। तो थंब के डायरेक्शन में क्या रहता है वहां पर? Current. फोर्स Force. रहता है। करंट Current मिडल। index की direction. ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पर होता है, स्विच हो जाता है। इस बार मैग्नेटिक फील्ड किसकी तरफ रहता है? थंब की तरफ। थंब की तरफ, सॉरी, स्पीड रहती है। क्लियर? और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट फिंगर में, फर्स्ट फिंगर में सब। इंड्यूस्ड करंट आती है इसमें। ठीक है, तो हाँ, मैग्नेटिक फील्ड बोथ केसेस में सेम है, सिर्फ स्पीड और फोर्सेस ही चेंज हुए हैं, इंड्यूस्ड करंट और फोर्सेस। ओके, yes, तो पहले बताओ, पाम रूल तो समझ आ गया ना? हम्म, और अपना ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी? yes, ठीक है, ठीक है। तो चले नेक्स्ट स्पेशल केस। अगर हम कंडक्टर को उसकी लेंथ के अलोंग मूव कराएंगे तब क्या होगा? तब क्या 0. होगा? एरिया कवर ही नहीं होगा। समझ आया ना? एरिया इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा वो। समझा कि नहीं? तो क्या बिल्कुल नहीं करेगा? करेगा बेटा, थोड़ा करेगा, बट उसकी थिकनेस तो एकदम कम है ना, तो फिर ये एरिया क्या है? नेग्लिजिबली स्मॉल, इग्नोर कर सकते हैं। ओके, yes, तो देखिए मैं फिर से लिखूंगा 3 केसेस, 3 इंपॉर्टेंट केसेस। क्या? कब कब 0 होगा? EMF 0 हुआ एक केस में, जब क्या सिचुएशन थी? थीटा दोनों का 0. नहीं, मतलब इन दोनों का थीटा अगर 0 है, थीटा क्या है दोनों का? 0। अगर V along द लेंथ है, क्या है? We along. तब भी आंसर क्या है? 0. और एक था अपना अभी जो हमने बात की, कौन सा पॉइंट? कि अगर ऐसे परपेंडिकुलर लेके जा रहे हो तो राइट हैंड थंब रूल से, सॉरी, राइट हैंड पाम रूल से उसका डायरेक्शन देख सकते हो। ओके,
यस तब फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पूरा। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आया था? BL क्लियर है? तो ये सारी चीजें, अब सोचो क्या होगा अगर मैं किसी एंगल पे लेके जा रहा हूँ। तो आपको बहुत बार ये चीज समझाई है कि फिजिक्स में अगर कोई चीज एंगल पे जा रही है तो हम उसके क्या कर सकते हैं? वेक्टर्स वेक्टर कंपोनेंट। अच्छी बात है कि v sin थीटा क्या हो जाएगा अगर ये थीटा दिया है, इसके परपेंडिकुलर हो जाओगे। लेकिन अगर v cos थीटा देखोगे तो वो तो अलोंग द प्लेन लेके जा रही है ना उसे। v cos थीटा की वजह से कुछ आएगा क्या ईएमएफ? नहीं नहीं, v cos थीटा की वजह से 0, जबकि v sin थीटा की वजह से ईएमएफ आएगा v sin थीटा इनटू bl जितना। ठीक है, हाँ यहाँ तक कोई डाउट? no नो ओके, लास्ट, ये जो vbl का फॉर्मूला है ना, BLV बोले, इसमें दो तीन चीजें अच्छी अच्छी हमने देखी अभी। एक नई अच्छी पॉइंट क्या है कि ये जो L होता है, ये क्या होता है? L इफेक्टिव effective L इफेक्टिव। कुछ याद है प्रीवियसली समझाया था किस फॉर्मूले में L इफेक्टिव आया था? फोर्स force याद है? IL भी वाले फॉर्मूले में L इफेक्टिव एल इफेक्टिव था इफेक्टिव। तो यहाँ पे भी VBL में क्या है? L L इफेक्टिव। तो अगर मैंने ऐसे क्या ले लिया, एक ऐसे एक सेमी सर्कुलर रिंग ले ली, तो आंसर क्या हो जाएगा अब? VB और L effective इफेक्टिव। और मुझे पता है कि इसके लिए L इफेक्टिव कितनी है? 2R क्लियर है सभी को? हाँ ठीक है, और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? किस पे डिपेंड करेगी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन? right पैटर्न hand palm राइट हैंड वो लेफ्ट से राइट जा करेंगे पॉजिटिव। तो देखो पॉजिटिव किधर होगा? ये L इफेक्टिव है, किस तरफ जा रहा है? डाउनवर्ड। अब राइट हैंड में चेक करो, ये वायर है, ये इसका L इफेक्टिव है, ये किधर जा रहा है? डाउनवर्ड। तो राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग देखो, थंब को मोशन के डायरेक्शन में रखना और फिंगर्स किसकी तरफ? मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो थंब डाउनवर्ड, फिंगर इनटू द प्लेन। तो बता फोर्स किधर आएगा, लेफ्ट या राइट? राइट क्लियर? राइट यस साइड। इसका मतलब पॉजिटिव कहाँ बनेगा? इधर बनेगा, और नेगेटिव इधर। समझा ना आइडिया? हाँ ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव बना तो अकॉर्डिंगली उसमें बात कर लेंगे कि फिर किस तरीके से करंट सर्किट में फ्लो करेगी। ओके, यस ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स हुए हमारे पास। अभी देखें, सोचो इसको मैं L इफेक्टिव की डायरेक्शन ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करा रहा हूँ, तो नोटिस करो कि इसका L इफेक्टिव हुआ ये, और ये जो वेलोसिटी है वो क्या होगी? परपेंडिकुलर। लेकिन अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली मूव करा दोगे, मतलब किसके लॉन्ग मूव करा दिया आपने? हाँ लेंथ क्या लॉन्ग तो लेंथ के लॉन्ग अगर मूव हुआ तो क्या आता है? थीटा। जीरो जीरो। लेंथ के लॉन्ग मूव कराने में ईएमएफ जनरेट नहीं नहीं होता। ओके ना? यहाँ तक की यस सारी सारी चीजें पहले हम लिस्ट आउट करेंगे। लिस्ट आउट करने के लिए पहले आप एक बार पूरे पॉइंट्स अच्छे से देखेंगे। अगर कुछ कोई पॉइंट नहीं समझ आए तो बताएंगे। ठीक है, देखिए, अच्छा आप लोग खुद से मेजर पॉइंट्स लिखने का ट्राई करो, खुद से मेजर फॉर्मूले लिखने का ट्राई करें आप लोग। क्या मेजर फॉर्मूले क्या क्या है? फैराडेज लॉ, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा फाई बाई टी टी। या फिर अगर फंक्शन होगा तो d5/dt. 5 and 8 दूसरा
फ्लक्स का BA cos थीटा। नेक्स्ट। तो फिर ये कैसे साइन? क्या अगर कंडक्टर मूव करेगा तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? BLV साइन। VLB sin। क्लियर? सर BL। VLB। अच्छा, अब इसके बहुत सारे केसेस बताए हैं, चलो सारे देखें। कब कब ये जीरो हो सकता है? along the length of conductor। वेरी गुड। नंबर 1, V पैरेलल टू B हो जाए अगर तो थीटा जीरो हो जाता है। हाँ। और दूसरा एक क्या था? along the length of conductor Along है। length of conductor। तो अगर V along लेंथ है तो भी आंसर क्या हो जाता है? 0 जीरो। बाकी सॉल्विंग में एक चीज नई क्या पता चली कि V इंटू एल। इफेक्टिव। समझाना यहाँ तक यार EMF। हाँ। और इस पे ही न्यूमेरिकल रहेंगे, शीट में जो रहेंगे वो पूरा नहीं। EMI की शीट तो और लेट दूंगा मैं, पहले अभी हम मैग्नेटिक इफेक्ट का करेंगे। बट आपको ध्यान दें कि मेन क्वेश्चन किस पे रहेंगे, इसी पैटर्न पे रहेंगे। क्या फाइंड करना है? E। EMF। और EMF आ गया तो बस एक सिंपल सा आइडिया, बहुत ही सिंपल सा आइडिया है कि EMF इज लाइक वोल्टेज। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई R। V मतलब EMF बाई R। सर्किट देखना पड़ेगा, काम बन जाएगा। यहां तक ओके है कि नहीं? हाँ सर। तो यहाँ पर हमने फ्लक्स चेंज करने के लिए क्या यूज किया है इस क्वेश्चन में? B। स्पीड, कंडक्टर की स्पीड। अभी अलग अलग मेथड है करने के लिए। अभी हमने क्या यूज किया? कंडक्टर की स्पीड। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे मिस हुई। बैटरी साइन, बैटरी का साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर है? कहाँ से देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव साइन? राइट हैंड palm राइट हैंड palm रूल। और दूसरा रूल क्या है यहाँ पर? फ्लेमिंग्स लेफ्ट Fleming's हैंड। ओके, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। गुड, ये भी थोड़ा सा ध्यान देना। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अभी हमने स्पीड दी है, अब हम क्या करेंगे? कंडक्टर को घुमाएंगे, एंगल चेंज। एंगल पे। तो सोचो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। एक तो मेथड क्या था कि इस कंडक्टर को ऊपर ले जाओ ऐसे। तो हमने क्या दे दिया था तब? V। लेकिन अब हम V नहीं दे रहे हैं, अब क्या दे रहे हैं हम? कि इस कंडक्टर को कुछ रोटेशन, rotational एंगुलर स्पीड। ओमेगा, एंगुलर स्पीड, रोटेट दे दिया। तो ओमेगा क्या? एंगुलर स्पीड, जिसे हम बोलते हैं रेडियन पर सेकंड या फिर रिवोल्यूशन पर सेकंड। तो हमें अब एक और फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो टोटल हमारे 3 मेजर फॉर्मूले आने वाले हैं। नंबर 1 फ्लक्स का फॉर्मूला BA cos थीटा। फिर EMF की बात करें तो EMF में मेन ये क्या है? बेस फैराडेज लॉ है। ये क्या है? बेसिक है, फैराडेज लॉ का बेसिक। पहला फॉर्मूला अगर हम स्पीड देंगे, क्या देंगे? स्पीड। और दूसरा फॉर्मूला है कि अगर हम क्या देंगे? ओमेगा एंगुलर देंगे। ओमेगा। तो अगर हम स्पीड देंगे, मैं फिर से लिख रहा हूँ, क्या आया था? BV L टाइप। और अगर ओमेगा दिया है तो फॉर्मूला क्या आया? BWL स्क्वायर। हाफ B ओमेगा। क्लियर है? अच्छा, अब बताओ बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड करेंगे? अभी भी ये जो रॉड है ये बैटरी बनेगी, बट पॉजिटिव किस तरफ होगा? कैसे देखते हैं यार पॉजिटिव नेगेटिव? सर मतलब कहाँ से करंट जा रहा है वो देखेंगे। हाँ मतलब नहीं, वो बाद में पता चलेगा। ये अगर बैटरी बनेगी
तो ये दो तरह की बैटरी बनेगी, इधर ऐसी या फिर, ओके ना। हाँ, तो कैसे डिसाइड करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव? राइट हैंड पाम रूल। ओके ना, राइट हैंड। तो लेकिन यहाँ कैसे डिसाइड करें? हाँ, तो राइट हैंड पाम रूल लगाओ। अगर आप ऐसे रोटेट कर रहे हो तो क्या लग रहा है, इसकी वेलोसिटी किस तरफ है? टेंजेंशियल। अरे इसकी वेलोसिटी ऐसे अपवर्ड फील आएगी ना इस Upward. इंस्टेंट पे। तो थंब ऐसे, फिंगर्स इनटू द प्लेन, तो पाम का परपेंडिकुलर किस तरफ दिखेगा? लेफ्ट। लेफ्ट। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव। क्लियर? सर यानी ऐसे फील करना है कि वो अपने थ्रोन हो रहा है। हाँ, ओके। ये इको बहुत हो रहा है, पता नहीं मेरा कुछ गड़बड़ है गेस। जैसे ही कोई माइक ऑन कर रहा है बहुत इको हो रहा है। तुम लोग को भी सुनाई देता है क्या सेम? नहीं। हाँ। हाँ। ओके, ठीक है, चले कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक वैरायटी हुई। तो ये जो EMI है ना, मैं पहले से बता दूं कि आप लोग के लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। आपको जो NCERT में है, NCERT में सिर्फ ये बताया जाता है कि इफ देयर इज अ फ्लक्स चेंज, हाँ, कुछ भी नहीं है सर उसमें। और वो भी फ्लक्स नहीं बताते कि क्या है। हाँ। इफ देयर इज अ फ्लक्स चेंज देयर विल बी EMF, और उससे निकाल लेते हैं करंट जनरेटर की। हाँ, मतलब EMI में सीधा आपके सिलेबस में NCERT में क्या दिया है, जनरेटर। बेसिक ही नहीं दिया उन्होंने। ठीक है, तो मतलब बेसिकली उन्होंने कुछ समझाया ही नहीं है कि क्या चल रहा है। तो मैंने जो इतना पूरा समझाया, मैं फिर से एक बार रिवाइज कराता हूँ। आपको पूरा फाइनल समरी पता होना चाहिए कि हमने EMI में क्या पढ़ा। तो हमने स्टार्टिंग की सबसे पहले किससे, कि हमने पहले सीखा कि फ्लक्स क्या चीज होती है, उसे कैसे निकाल सकते हैं। सबको ओके है स्टेप 1? यस। हाँ, ओके। फिर बताया कि फैराडे ने क्या फॉर्मूला दिया कि EMF जो निकालेंगे हम अगर फ्लक्स चेंज होगा तो कैसे निकालते हैं। तो उन्होंने सिंपल सा बोला, चेंज ऑफ फ्लक्स अपॉन टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज। फंक्शन में है तो डिफरेंशिएशन। हाँ, नेक्स्ट, अगर करंट चाहिए कि कितनी करंट फ्लो होने वाली है, तो देख लो आपके रजिस्टर कितना लगा है, I इज इक्वल टू E/R। इस करंट का क्या नेम दिया, इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट। फिर हमने लेंज लॉ से इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालना सीख लिया। ठीक है, डायरेक्शन निकालना सीख लिया, वो इशू है नहीं कि क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज। अब EMF आ गया, तो फैराडे ने जब मेन EMF का फॉर्मूला बनाया, तो हमने अलग अलग मेथड डेवलप किए। हमने क्या डेवलप किए, मेथड अलग अलग डेवलप किए कि कैसे EMF जनरेट किया जाएगा। तो हमने पहला मेथड डेवलप किया, क्या, कंडक्टर को मूव कराया। क्या कराया, मूव करा है करना। मूव कराया। तो हमने देखा कि मूव कराने के बाद फॉर्मूला डिराइव करके क्या आता है, BVL, क्या, BVL से। BVL साइन थीटा। अब हमने इसके वेरियस फॉर्मेट देखे। क्या, EMF 0 हो जाता है अगर क्या हो, वेलोसिटी पैरेलल टू B हो। EMF फिर से 0 हो जाता है अगर क्या हो, वेलोसिटी अलोंग लेंथ हो। लाइन ऑफ कंडक्टर। हाँ, दो चीजें। थर्ड हमने देखा कि आप डिसाइड कैसे करोगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे, नहीं, एक और चीज कि एक्चुअल फॉर्मूला बनता है BVL इफेक्टिव। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक चीज ऐड की, क्या, कि साइन कैसे देखना है, पॉजिटिव या नेगेटिव, बैटरी कैसी बनेगी ये देखना। तो बताइए, फर्स्ट पार्ट क्लियर है यार सभी को? दूसरा क्या देखा,
अगर रोटेट करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? तो रोटेट करेंगे तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आ जाता है? हाफ वी ओमेगा एल स्क्वायर। क्लियर हुआ या नहीं? यस। Yes, sir. अच्छा, ये जीरो कब होगा तो आपको डायरेक्टली पता ही है क्या, कि इनमें से कोई चीज अगर जीरो हुई तभी जीरो होगा, मतलब ओमेगा ही नहीं, आप घुमा ही नहीं रहे हो तो बात ही खत्म, क्यों ईएमएफ आएगा। ओके, हाँ सर। सर ये इसमें था। भी sin थीटा आता है। नहीं नहीं, इसमें साइन थीटा नहीं रहेगा। ओके, अभी डायरेक्शन देखना है तो डायरेक्शन सेम तरीके से क्या फील करना पड़ेगा आपको कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, कैसा है। डन। यस सर। तो मैंने यहाँ पर एक फिगर यहाँ पर बता दिया कि अगर एंटी क्लॉकवाइज है ऐसे, तो वेलोसिटी समझो इधर, थंब इनटू द प्लेन, तो परपेंडिकुलर टू palm लेफ्ट, मतलब लेफ्ट वाला पॉजिटिव और आगे वाला नेगेटिव। अच्छा, तो अब आपको एक चीज याद दिलाते हैं, क्या आपको थोड़ी सी एक बेसिक सिनेरियो याद दिलाते हैं। आपने एक चीज सुनी होगी क्या कि साइकिल वगैरह जब चलाते हैं ना, तो कुछ लोग एलईडी लाइट अप कर लेते हैं साइकिल से, तो हाँ। वो एक छोटा सा क्या यूज करते हैं, डायनामो। डायनामो। डायनामो क्या होता है? वो डायनामो क्या चीज करता है, आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करने में हेल्प करता है। मतलब क्या है कि डायनामो में फ्लक्स चेंज होता है और वो उससे क्या जनरेट करता है, ईएमएफ, और सर्किट क्लोज होता है तो क्या आ जाती है वहां पर, करंट। ठीक है ना? यस। अच्छा, अब लेकिन कुछ महान लोग होते हैं, वो डायनामो भी यूज नहीं करते हैं, वो व्हील से डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं एलईडी, लेकिन वो भी लाइट अप हो जाती है। अब सोचने वाली बात है, Mechanical energy. नहीं बट कन्वर्ट कैसे हो रही है? डायनामो तो एक सोर्स था जो कि हाँ. कन्वर्ट कर रहा था, लेकिन अभी कैसे कन्वर्ट हो रही है? Friction. फ्रिक्शन वगैरह नहीं यार, फ्रिक्शन से नहीं। चैप्टर हम ईएमआई पढ़ रहे हैं, किस तरफ जा रहे हो तुम? सर डायरेक्ट मैग्नेटिक यानी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, एग्जैक्टली। कि वो जो साइक्लिस्ट है वो रियल सिनेरियो है, और अगर हम मान ले तो अर्थ है, तो अर्थ की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, यहाँ से नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे जाती है। इसका मतलब अगर मैं ये ग्राउंड देखूं तो यहाँ पर हर टाइम ऐसा इनटू द प्लेन एक मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, जिसे हम बोलते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब वो जो साइक्लिस्ट है उसका व्हील कुछ काम नहीं कर रहा है, बट उस व्हील में क्या लगी हैं, स्पोक्स। तो वो जो स्पोक्स हैं वो क्या काम करती है, कंडक्टर का, और वो ऐसे रोटेट होती है बिकॉज ऑफ दिस व्हील। तो उसका मतलब उसमें एक ईएमएफ आ जाता है कितना, हाफ बी, मतलब बी एच रखेंगे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इनटू ओमेगा इनटू एल स्क्वायर। समझा कि नहीं? तो इसलिए वो बिना डायनामो के भी एलईडी लाइट अप हो जाती है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है, कि ये अर्थ की में अलग अलग लोकेशन पर बीएच की थोड़ी सी जो वैल्यू है वो डिफर करती है, बट नियरली हर जगह पर क्या रहती है, सेम रहती है। और ये वैल्यू नियरली आई गेस 1 गॉस के अराउंड होती है। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्ट कितनी होती है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, लेकिन कम है. 1 गॉस होता है, मतलब 10⁻⁴ टेस्ला। सर लेकिन ये तो मतलब ये बहुत कम आंसर हो काफी गया। कम हो गया। इसका मतलब ये कि जो वोल्टेज आएगा बहुत ही कम आएगा, हाँ. मतलब इवन 1 वोल्ट भी नहीं होगा वो। सर फिर एलईडीज को कैसे लाइट अप तो कर? एग्जैक्टली जो एलईडीज आती हैं वो 0.1 वोल्ट तक की भी आती हैं, हाँ, उनको कम एनर्जी लगता है ना. कम एनर्जी वाली। तो बहुत छोटी सी एलईडी जल सकती है इस प्रोसेस से। हम्म. समझा ये वाला आइडिया, यस कैसे बिना डायनामो के लाइट अप होता है? अच्छा,
अब उसमें कुछ लोग सोचते हैं कि चलो नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ा देते हैं, उससे क्या होगा बताओ? अगर एक साइकिल्स में इतना ईएमएफ आ रहा है, सपोज 0.2 वोल्ट ईएमएफ आ रहा है, तो अगर उसने ऐसी 10 स्पोक्स यूज कर ली तो कितना ईएमएफ आएगा? 2 2। सभी को लग रहा है कितना? 2 2। प्रॉब्लम ये है कि ये जो ब्लू कलर की स्पोक्स है वो क्या बनने वाली है? एक बैटरी ना, हाँ ऐसे। तो नेक्स्ट स्पोक भी क्या बनेगी? एक बैटरी ऐसे बैटरी बनता जाएगा गोल गोल। बनता जाएगा। लेकिन जरा सोचो कि ये बैटरी कनेक्टेड किस मेथड में है? पैरेलल। सर्किल में है। पैरेलल में। तो पैरेलल में ईएमएफ बढ़ेगा क्या? नहीं नहीं। तो अच्छी बात यह है कि मैटर नहीं करता कि आप कितना ज्यादा स्पोक्स लगवा लो, दो आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि कितना इको हो स्पोक्स रहा था लगाओ, आवाज आई थिंक। ओमेगा से ही होगा। क्या? सर आवाज इको हो रहा था आई थिंक। हाँ वही। पता नहीं है, आई गेस आदित्य और हर्ष, इन दोनों में से किसी का जब माइक ऑन होता है तब इको होता है। हेलो। ठीक है। हाँ हर्ष, आई गेस आपके से तो नहीं हो रहा ना इको? मेरे से हो रहा है क्या? आदित्य के से हो रहा है, आदित्य के माइक से हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। आदित्य जब अभी आज रहने दो, अगर डाउट रहेगा जब तभी आप अपना माइक ऑन करो। हाँ हाँ। ठीक है। तो यहाँ पर हम चीजें समझते हैं। मैंने ये चीज व्हील वाला कॉन्सेप्ट बढ़ाया कि अगर हमने स्पोक्स बहुत सारे रख दिए, दोज स्पोक्स आर लाइक अ कंडक्टर, और उनका लेंथ कितना होता है स्पोक्स का? सिमिलर एज टू द रेडियस ऑफ द व्हील। ठीक है। तो वो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को कट करते हुए जाते हैं, इसलिए उसमें ईएमएफ आता है। बट अगर हम n नंबर ऑफ स्पोक्स रख देंगे, उससे n टाइम्स नहीं होगा ईएमएफ। मतलब ईएमएफ स्पोक्स पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ उसकी स्पीड और साइज पे ही डिपेंड करता है। ओके ना? सर वो जो बल्ब लगाते हैं उसकी अरेंजमेंट एग्जैक्टली कैसे होती है वो एक बार दिखा। अरेंजमेंट सिंपल रहती है। ये है, एक उसके जो ये सेंटर होता है वहां से कनेक्ट करके रखते हैं, और एक व्हील के रिम के पास में। तो रिम में ऐसा ऐसा एक कनेक्शन रहता है, मतलब एक चिप टाइप, ऐसे प्लेट टाइप रहती है। रिम रोटेट होता है, वो प्लेट उसमें टच होती रहती है। तो कुछ लोग को लगता है कि वो फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है, नहीं, फ्रिक्शन कुछ रीजन नहीं है, दैट इज जस्ट टू मेक अ कनेक्शन। ओके। ठीक है। बट ये बहुत ही मतलब ओल्ड सेटअप है, बहुत ही स्मॉल एलईडी ही लाइट अप हो सकती है इस मेथड से। जनरली बेस्ट है क्या? डायनामो यूज करना, उसमें आप पूरी एनर्जी यूज कर सकते हो, मतलब पूरी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है उसमें इलेक्ट्रिकल में। यहाँ पे मैकेनिकल कुछ खास कन्वर्ट नहीं हो रही इलेक्ट्रिकल में, जस्ट वो व्हील का रोटेशन से जितना हो सकता है उतना ही हो पा रहा है। आगे बताऊंगा, डायनामो में बताऊंगा कि क्या क्या फैक्टर होते हैं, क्यों मतलब डायनामो से बेनिफिट ज्यादा है, आप ज्यादा वोल्टेज ला सकते हैं, क्योंकि डायनामो की चीजें डायनामो के इनसाइड वाली बातों पे डिपेंड करती हैं। तो वहां पे ये एन थोड़ा काम में आ जाता है, वो मैं डायनामो में बताऊंगा अभी आगे। यहाँ तक ओके? बताइए सभी को। हाँ सर। ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर समरी लेके आते हैं। हमने क्या क्या चीजें पहले थोड़ी सी देखी हैं, समझेंगे प्रीवियस चैप्टर में। अगर मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल जा रहा है तो उस पर फोर्स कितना लगता है? यूवीबी। अगर एक वायर में करंट फ्लो हो रही है तो उसमें कितना फोर्स लगता है? ILB। इसका मतलब देखना है प्रॉब्लम, समझिएगा प्रॉब्लम। एक मैग्नेटिक फील्ड थी और हमने कहा कि हमने उसमें एक कंडक्टर को मूव कराया। क्या कराया? कंडक्टर को हमने इसमें मूव कराया। अब आपने अगर कंडक्टर को मूव कराया तो स्टेप 1 ये क्या बन गया? इसमें क्या जनरेट होने लगा? एक EMF। अगर आपने इससे एक रेजिस्टर या कुछ एलईडी वगैरह कनेक्ट कर दी तो इसमें क्या फ्लो होने लगेगी? करंट। आप समझना यार, स्टेप समझना। अगर इसमें एक करंट फ्लो होने लगी जिसका नेम क्या हो गया?
इंड्यूस्ड करंट, तो इसका मतलब इसमें एक मैग्नेटिक फोर्स लगने लगेगा ना क्या, F इज इक्वल टू। हाँ और जरा उस फोर्स की डायरेक्शन चेक करके बताओ क्या होगी। राइट हैंड रूल, पाम रूल से भी देख सकते हैं। थंब लेफ्ट इधर, साइड, करंट की तरफ, किधर आया फोर्स, लेफ्ट साइड। लेफ्ट। अभी रीजन समझ आया कि एज यू स्टार्ट मूविंग इट विद द स्पीड v, जैसे ही उसमें इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगी तुरंत ही क्या स्टार्ट हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स अपोज करने लगेगा। इसका मतलब अब आपको स्पीड मेंटेन करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना फोर्स। पड़ेगा। मतलब आपको अपनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक स्पीड दे दी और वो हमेशा चलता रहेगा और करंट डेवलप करेगा, नहीं। उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपोज करेगी और उसके वजह से आपको वापस से एनर्जी लगाता रहना पड़ेगा। यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि ईएमएफ आप जनरेट एक बार वेलोसिटी दे दी और जनरेट होता रहेगा, नहीं। एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड है, आपको मैग्नेटिक फोर्स को अपोज करने के लिए कंटिन्यूअसली फोर्स लगाते रहना पड़ेगा। ओके अच्छा, ये केस लास्ट। मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमने एक लूप रख दिया तो उसमें कोई फोर्स लगता है क्या, नहीं। नहीं। इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना है, बी ए cos थीटा। एक बार अब अगर इसको हमने रोटेट कराया तो क्या चेंज होने लगता है, थीटा। थीटा चेंज होने लगता है। तो थोड़ा सा चीजों को समझते हैं। सर हाँ सर अगर ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ले जाने की वजह हमने उसे एक्सेलरेट किया तो क्या होगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सेलरेशन से v चेंज होगा ना। जितना ज्यादा v चेंज होगा उतना ज्यादा करंट आएगा, और जैसे ही ज्यादा करंट आएगा फिर से फोर्स ज्यादा लगेगा, फिर से आपको हैंडल करने के लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा। मतलब सर यानी ऐसे लाइट वगैरह एमिट करने लगता है, ऐसे कुछ नहीं होता? नहीं नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं होगा, वैसा कुछ नहीं है, स्ट्रेट है। सिर्फ वो कंडक्टर विल वर्क एज अ बैटरी। ओके यस। ये मतलब सबसे परफेक्ट मेथड ही है कि ईएमएफ कैसे जनरेट करते हैं। सिंपल आइडिया, फ्लक्स चेंज। ओके अभी मुझे एक पॉइंट समझाना है आपको कि एक मैग्नेटिक फील्ड में, एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर क्या रखा हुआ है, एक लूप, अगर क्या रखा हुआ है एक लूप, तो इस लूप में इवन अगर करंट फ्लो हो रही है तभी भी नेट फोर्स क्या आता है, जीरो। जीरो। क्यों, क्योंकि एल इफेक्टिव क्या हो जाता है इसका, जीरो। जीरो। बट तब मैंने पकड़ के रखा हुआ था इसे कि नेट फोर्स तो जीरो है, लेकिन अगर मैं एक्चुअली फोर्स के डायरेक्शंस पे ध्यान दूं कि मैग्नेटिक फील्ड को इनटू द प्लेन नहीं करूं, कैसे कर दूं, हॉरिजॉन्टल। कैसे कर दूं मैं मैग्नेटिक फील्ड को अब, हॉरिजॉन्टल। तो क्या फ्लक्स पास हो रहा है क्या, नहीं। लेकिन एक प्रॉब्लम हो रही होगी कि क्या इसमें कोई फोर्स लगेगा जिसमें करंट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है, नहीं। यहाँ पे फोर्स जीरो, इसमें फोर्स नहीं लग रहा, इसमें फोर्स नहीं लग रहा। इनमें क्या हो रहा होगा, इसमें तो करंट ऐसे है ना, और इसमें इस तरफ। जरा राइट हैंड रूल लगा के चेक करते हैं। थंब इधर, फिंगर्स इधर, परपेंडिकुलर टू द पाम कहाँ आएगा, अबव द प्लेन। हाँ वो पुश करेगा। आउटवर्ड। और जरा इधर पर देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इनटू द प्लेन आएगा फोर्स। तो इसका मतलब नेट फोर्स तो जीरो है, ये अप है ये डाउन है, लेकिन इस अप डाउन की वजह से एक सिनेरियो होगा, दिस वायर इज गोइंग टू बी फ्लिप्ड। ये सेक्शन इनटू जाएगा और ये सेक्शन आउट आएगा। आउटवर्ड। तो ये एक कॉन्सेप्ट है क्या, कि अगर लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ऐसे रखा है, तो नेट फोर्स क्या आ रहा है, जीरो, जीरो। कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर ऐसे अलोंग द फील्ड रखा हुआ है लूप,
तो भी नेट फोर्स क्या है, 0, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़े बदल देंगे। बट इस बार एक बहुत अलग फिनोमेना देखने को मिलती है कि एक फोर्स इसे इनटू ले जा रहा है और एक फोर्स आउट लाने का ट्राई कर रहा है। मतलब इस पॉइंट के अबाउट ये क्या कर देगा, इसे रोटेट कर देगा। और दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ मोटर, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया रहता है कि मोटर कैसे काम करती है। तो मोटर कैसे काम करती है, हम एक लूप में क्या फ्लो करा देते हैं, करंट, और ऐसी अरेंजमेंट रखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड उस लूप के कैसे हो, अलोंग। उससे क्या हो जाता है, उससे दो वायर्स में फोर्सेस ऐसे जनरेट होते हैं कि वो लूप क्या हो जाता है, रोटेट, और उस लूप को आर्मेचर कॉइल से जनरेट कनेक्ट कर देते हैं और वो कॉइल रोटेट होने लगती है। यही बेसिक प्रिंसिपल है मोटर का। क्लियर? यस। यस। हाँ, और इसका उल्टा प्रिंसिपल है जनरेटर का। वहां पर हम करंट नहीं फ्लो कराते, हम क्या करते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड में रख कर लूप को रोटेट करा देते हैं। तो जैसे ही हम इसे रोटेट कराते हैं, इससे जाने वाला फ्लक्स अभी बिल्कुल नहीं जा रहा, जैसे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा फ्लक्स फुल पास करेगा। तो पहले 0 0 से फिर मैक्स, और जैसे ही वापस ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लिप होगा फिर से 0। तो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, काफी ज्यादा अमाउंट में चेंज हो रहे हैं। इससे क्लियर हो रहा है, क्लियर कि वहां पर क्या जनरेट होगा, मैक्सिमम ईएमएफ जनरेट हो पाएगा। तो ये हम मोटर और उसमें मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले अपन इस मेथड का एकदम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। क्या आइडिया क्या है कि अगर किसी एक वायर या मैं बोलता हूँ किसी एक ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस लग रहे हैं सेम पॉइंट पे, तो उनका नेट फोर्स क्या आएगा, 0। बट वहां पर एक नई चीज होती है जिसका नेम हमने क्या रखा हुआ है, मतलब हमने नहीं, ऑलरेडी नेम है क्या, टॉर्क। तो दो टर्म होते हैं। फोर्स किस काम में आता है, ऑब्जेक्ट को मूव कराने के, और टॉर्क काम में आता है किसमें, रोटेट कराने में। किसमें, रोटेट कराने में। तो अगर एक ही पॉइंट पर लग रहे हैं दोनों फोर्सेस, तो क्या रोटेट करा पाएंगे क्या, नहीं। लेकिन अगर ये वाला सेटअप देखो तब क्या हो रहा है, एक फोर्स अपवर्ड है और एक फोर्स डाउनवर्ड, नेट फोर्स अभी भी क्या है, 0। लेकिन ये सेटअप कुछ ऐसा है जो इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रोटेट कर देगा। फील हुआ या नहीं, बताइए। हाँ। अगर एक रॉड पे मैंने फोर्सेस इस तरीके के लगा दिए, एक अप और एक डाउन, तो नेट तो 0 है अप एंड डाउन, बट क्या चीज जनरेट हो गई यहाँ पर, टॉर्क जनरेट हो गया, रोटेशन आ गया। तो टॉर्क को निकालते कैसे हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। कैसे निकालते हैं टॉर्क, सर डिस्टेंस बिटवीन फल्क्रम और ये, यानी जो नहीं, डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, ओके, वो टोटल टॉर्क होता है। फल्क्रम और ये इसके लिए जो होता है, ये जो लिखते हैं वो एक फोर्स का होगा ना, हमें तो टोटल चाहिए ना, हाँ तो टोटल के लिए दोनों के बीच की डिस्टेंस ले लेते हैं हम। तो पार्ट 1 नंबर 1, पहला केस जो समझाया था, अगर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है और लूप ऐसे रखा हुआ है, तो नेट फोर्स भी क्या है, 0, और नेट टॉर्क भी 0। रोटेट होने के कोई चांस है क्या, नहीं। क्योंकि सारे फोर्स प्लेन में है। लेकिन सेकंड जो सिनेरियो था, अगर मैंने अलोंग रख दिया, तो क्या चीज पता चली हमें कि एक वायर पे फोर्स इनटू लगेगा और एक वायर पे आउट। उसके वजह से वहां पर क्या आ जाता है, टॉर्क। समझा कि नहीं, और कैसे सर ये निकाल सकते टॉर्क को हैं, किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया है? ये टाउ है, ये स्पेशल टी है। ऐसा सिंपल टी होता है, टी का ऐसा स्टाइलिश वर्जन है टाउ, ओके। ये नया सिंबल है, ये आपने देखा होगा सिलेबस में, मैंने ऐड किया हुआ है, यहाँ पर नहीं है मेरे पास। लास्ट चैप्टर एक ऐड किया है, रोटेशन,
हाँ ठीक है, वहां पर सिखाएंगे और ज्यादा डिटेल में कि टॉर्क कैसे निकालेंगे, कैसे चेक करेंगे कि ऑब्जेक्ट रोटेट कब होगा, कितना रोटेट होगा, ये सब। ठीक है, अभी के लिए बहुत ही बेसिक आइडिया है कैसे निकालते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन। तो फील करो, एक फोर्स लग रहा है यहाँ, एक फोर्स लग रहा है यहाँ, डिस्टेंस कितनी होगी बीच की? ये लेंथ ही होगी ना। हाँ टॉर्क का आंसर क्या आएगा? टॉर्क का आंसर आएगा फोर्स इनटू एल। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा एक वायर पे? कितना फोर्स लगता है एक वायर पे? क्लियर है ना? समझ आया? अच्छा, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं यहाँ पर क्या, टॉर्क। अच्छा, अब एक चीज नोटिस करो, ये लेंथ इनटू लेंथ मिला के हमें क्या दे देगा? एरिया दे दो। एरिया दे देगा ना। लेंथ इनटू विड्थ टाइप हो गई चीज, ये क्या दे देगा? एरिया। और एक चीज, जो एक्चुअल सेटअप होता है, क्या उसमें सिंगल वायर होती है क्या? नहीं। अगर आपने नोटिस किया हो, कोई सी भी रोटेशनल चीज, कोई सी भी रोटेशनल मशीन्स, उसमें आप देखोगे कि क्वाइल में जो रैप होते हैं ना कॉपर वायर, बहुत ही थिन कॉपर वायर होती है, और उसमें क्या ज्यादा होते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स। आपने कभी किसी ने देखी है कोई भी ऐसा क्वाइल, या छोटी टॉय कार का भी मोटर वगैरह चेक करोगे ना, उसमें मेन कॉइल देखोगे तो कॉपर वायर ऐसे थिन, बहुत ही थ्रेड्स में एन नंबर ऑफ कॉपर वायर्स होती हैं। तो एन नंबर क्या डिसाइड करता है कि अगर आपने यहाँ पर एन नंबर ले ली तो सब में फोर्सेस लगेंगे ना, तो टॉर्क कितना टाइम्स हो जाएगा अगर एन नंबर ऑफ लूप्स है? n टाइम। एन टाइम्स। तो यहाँ से टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ गया? एम आई बी, और एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया ए, एरिया ऑफ द लूप। क्लियर? तो ये टॉर्क हमने यहाँ पर ये चीज सीखी कि क्या कर सकते हैं हम, टॉर्क निकाल सकते हैं कि किसी लूप पर कितना टॉर्क लगेगा। वो टॉर्क ही बताता है, आपने सुना होगा ना, कोई सी भी चीज, अगर इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो मोटर में लिखा रहता है कि ये कितना टॉर्क जनरेट करेगी, उस पे लिखा होता है कि 1500 आरपीएम का टॉर्क। ठीक है, मतलब इतनी रोटेशंस पर मिनट वो घुमा सकती है उस मोटर को। ठीक है, यस। तो ये टॉर्क हमें लर्न रखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप को, करंट कैरिंग लूप को कितना टॉर्क लगता है? NIBA। लगता है NIBA। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा, हम स्टडी करेंगे क्या, कि जनरेटर और मोटर क्या होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, जनरेटर और मोटर। मोटर। उन दोनों में ये प्रिंसिपल काम आएगा। मोटर में ये काम आएगा कि एक करंट अगर जा रही है किसी लूप से तो उसे कितना टॉर्क लगेगा। ओके। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस की होगी कि आपके सिलेबस में मोटर होगा तो एसी मोटर लिखा होगा, डीसी जनरेटर लिखा होगा ऐसे, या डीसी मोटर लिखा होगा, जनरेटर दोनों है, एसी जनरेटर और डीसी। तो मुझे लगता है एसी डीसी क्या चीज है आप जानते होंगे ऑलरेडी। हाँ, क्या चीज है एसी और डीसी? ऑल्टरनेट करंट एंड डायरेक्ट करंट। ओके, सो डीसी मतलब है डायरेक्ट करंट, और एसी मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि जो डीसी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है। कुछ लोग सोचते हैं अल्टरनेटिंग मतलब वेरिएबल होता है, नहीं, डीसी खुद हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है। अल्टरनेटिंग का जो मतलब होता है वो किससे रिलेटेड होता है? साइंस यानी Science से। करंट की डायरेक्शन से। अगर ऐसे ऐसे मैं बोलूं रैंडम कि ये एसी करंट है, क्या? नहीं, दिस इज अ वेरिएबल डीसी। क्या है ये? वेरिएबल डीसी, क्योंकि ये थ्रू आउट पॉजिटिव है। एसी मतलब क्या होता रहना चाहिए उसका, पॉजिटिव नेगेटिव साइन साइन। चेंज होता रहना चाहिए। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये एक टाइप की क्या हो जाएगी, ट्रायंगुलर एसी। ठीक है, सर इसमें भी टाइप्स होते हैं। हाँ डिफरेंट। ये ट्रायंगुलर एसी हो गई, ये क्या हो गई, साइनोसॉइडल एसी हो गई, और ऐसा
ये रेक्टेंगुलर एसी हो जाती है। तो जो सर लेकिन वो डिसाइड कैसे करते कि ये ट्रायंगल होगा, रेक्टेंगल होगा या वैसे वेव सर्कल होगा? वो करंट से डिसाइड करेंगे ना, करंट कैसे चेंज हो रही है, कैसे मैक्सिमम पे जा रही है, कैसे मिनिमम पे आ रही है। वो तो हम जनरेशन पे डिपेंड करेगा ना कि हम किस टाइप की जनरेट कर रहे हैं। अब जैसे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, उसमें ऐसी वाली चाहिए होती है, तो उसमें एक कन्वर्टर लगा होता है जो नॉर्मल को चेंज करके किसमें बदल देता है, रेक्टेंगुलर में। कई जगह ऐसी हैं जहां पर जरूरत पड़ती है ट्रायंगुलर की। ऑल्दो मुझे एग्जांपल याद नहीं है ट्रायंगुलर कहाँ होती है। हमारे जो हाउस होल्ड चीजें हैं उन सब में कौन सी यूज होती है, ये साइनोसॉइडल वाली। ओके ठीक है। तो ये चीज होती है कि कैसे एसी में कन्वर्जन हो रहा होता है। और एक चीज क्या इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आप अमीटर वगैरह से नॉर्मल एसी को मेजर करने जाओगे ना, डीसी वाला अमीटर से, तो रीडिंग क्या देगा आपको, 0, क्योंकि डीसी मतलब ओवरऑल पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होगा। कैंसिल। तो इसके लिए नए इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, हॉट हॉट वाटर। वायर एमीटर, हॉट वायर वोल्टमीटर। वो क्या मेजर करते हैं, वो इसके अंदर एक वायर होती है जो उस वायर से निकलने वाली हीट से रिकैलकुलेट करती है, क्योंकि भाई पॉजिटिव हो या नेगेटिव, डायरेक्शन से क्या हीट बदल जाएगी क्या, नहीं ना। एक रेजिस्टर है, करंट चाहे ऐसे जाए या ऐसे जाए, वो हीट तो I²RT ही देगा ना। हाँ, समझ आया कि मैं क्या कह रहा हूँ। यस। तो इसलिए एसी के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको बोलते हैं हॉट वायर एमीटर, हॉट वायर वोल्टमीटर। वो इनडायरेक्टली हीट कैलकुलेट करके निकालते हैं। ओके हाँ, ठीक है, चलेगा। आज के लिए इतना काफी रखते हैं। अभी अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा इस पे और डिस्कशन करके फिर आगे अपन मोटर और जनरेटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है ठीक है। EMI बहुत Sir? बड़ा टॉपिक नहीं है। हाँ, What is the syllabus for next week's test? I guess I told at the very beginning. You joined late. No, sir. Is EMF going to be there? No, not EMF, just the magnetic effect of currents only. I'll post it in the group. Huh? Okay. Okay. Yeah. Okay then. Bye-bye, everyone. बाय, सो थैंक Bye-bye. Take care all of you. Bye sir, thank you.